बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का टॉपिक है 3.9 मोमेंटम एंड इम्पल्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो 9th क्लास थी उसमें मोमेंटम का तो जिक्र था बट इम्पल्स का जिक्र नहीं था। तो ये एक बड़ा ही अच्छा जो है जी काम हो गया कि मोमेंटम और इम्पल्स का जो जिक्र है वो एक साथ है, क्योंकि ये आपस में रिलेट करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लें कि ये जो टॉपिक है मोमेंटम एंड इम्पल्स का, ये एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये कंप्लीट पैकेज है आपका एग्जाम्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। टॉपिक का स्टार्ट करते हैं और वेरी सिंपल कंसेप्ट है। तो देखें, सपोज दैट अ बाईसाइकिल राइडर एंड अ हैवी ट्रक आर मूविंग विद द सेम स्पीड। ठीक है जी, एक हमारे पास बाईसाइकिल राइडर है और एक हैवी ट्रक है जो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, विच कैन बी स्टॉप्ड ईजिली, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी कितनी तेज़ है। अगर साइकिल बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है तो साइकिल को रोकना मुश्किल है। ट्रक हल्की रफ्तार में चल रहा है तो ट्रक रुक सकता है। अगर ट्रक बहुत तेज़ चल रहा है तो उसको रोकना नामुमकिन ही है तकरीबन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम उस वक्त उसने पोजेस किया हुआ है। एक तो उसका मैस बहुत बड़ा है, दूसरा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मोमेंटम हम देखेंगे, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी जो है ना, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको इजीली रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक वुड की बॉल है, एक स्टील की बॉल है। ठीक है, आप वुड की बॉल को सेम वेलोसिटी से वॉल पे थ्रो करते हैं और स्टील की बॉल को भी सेम वेलोसिटी पर वॉल पे थ्रो करते हैं। बताएं कौन सी बॉल वॉल पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी? भाई ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर स्टील की बॉल। क्यों? वुड का मैस क्या था? कम। स्टील का मैस क्या था हमारे पास? ज़्यादा। अच्छा, लेकिन वेलोसिटी दोनों की क्या थी? सेम थी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अब आपने स्टील वाली कम थ्रो करनी है हल्के से और वुड वाली बड़ी तेज़ से दीवार पे मारनी है, तो आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन वुड वाली का ज़्यादा होगा। या तो वुड वाली टूट जाएगी या वो दीवार पे ज़्यादा असर करेगी। स्टील वाली टकराएगी, टकरा के गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टील वाली को कम वेलोसिटी से फेंका और वुड वाली को ज़्यादा से भेजा। तो इसका मतलब कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैस और वेलोसिटी। मैस ज़्यादा है तो भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, या वेलोसिटी ज़्यादा है तो भी इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। मैस कम है तो इम्पैक्ट कम होगा, वेलोसिटी कम है तो इम्पैक्ट कम होगा। तो ये जो दोनों टर्म्स को अगर मैं मिला देता हूँ ना, मैस एंड वेलोसिटी को, मैस और वेलोसिटी का जो कंबाइन इफेक्ट है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो देखें, इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मैस एंड वेलोसिटी। अब जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल समझाया, इससे मैं समझाना जा रहा था कि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये एक्चुअली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैस पर और वेलोसिटी पर। ठीक है, तो ग्रेटर इट्स मैस, अगर मैस ग्रेटर होगा, ठीक है जी, यहाँ पर ये लाइन देख लें, ग्रेटर इट्स मैस द ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है जी, अगर ग्रेटर मैस है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज़्यादा होगी। सिमिलरली ग्रेटर इज द वेलोसिटी, ग्रेटर विल बी द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है जी, अगर मैस ज़्यादा, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा। तो इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मोमेंटम। दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम एंड डिनोटेड बाय पी। इसे हम किससे लिखते हैं जी? पी से लिखते हैं। याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यू आता है। इट इज डिनोटेड एज, ठीक है जी, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। फिर अब इसकी डेफिनेशन आ रही है नीचे, तो देखिए, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैस एंड वेलोसिटी। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो बच्चों उसका मोमेंटम क्या है? उसके मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो P से हम डिनोट करते थे, देयरफॉर P इज इक्वल टू m क्रॉस v। अब मैस तो स्केलर क्वांटिटी है बट वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी को भी बोल्ड करके लिखा गया है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था, मोमेंटम को भी बोल्ड करके लिखा गया है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम की डायरेक्शन इसी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो देखें, लाइक
वेलोसिटी मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, नोट कर ले, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। अब ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या है, देखिए यहीं से पता चल रहा है। मैथ का यूनिट क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मिला लेंगे तो क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है जिस सिस्टम इंटरनेशनल में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये नोट कर लें कि इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इट कैन आल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकंड। अच्छा, इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, वैसे तो ये इम्पल्स का भी यूनिट है। न्यूटन सेकंड कैसे, ज़रा रिकॉल करें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन को हमने वहाँ पर एक्सप्रेस किया था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो जो पर सेकंड था वो इस सेकंड से कट जाएगा, तो दोबारा क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों यूनिट किसके हैं बच्चों, मोमेंटम के हैं। दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक। फिर देखते हैं जी आगे। व्हेन अ बॉल इज हिट बाय अ बैट, फॉर एग्जांपल जी क्रिकेट का मैच हो रहा है एक, ठीक है, और कोई बैट्समैन उसने शॉट लगाई है। तो व्हेन अ बॉल हिट बाय अ बैट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जो बॉल है वो उसके बैट पे तो टकराई है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम इंटरवल्स के लिए। इन सच केसेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कहता है इस तरह के केसेस में आप कभी भी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड फोर्स का कैलकुलेट नहीं कर सकते। However, initial velocity vi of the ball and the final velocity vf after the collision can be found easily. Initial velocity आसानी से निकाल सकते हैं और final velocity. During a time interval delta t, the average acceleration is given by, क्या फार्मूला होता है जी एवरेज एक्सेलरेशन का, ए हमारे पास होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा लिखा हुआ है, साथ आप टी लिख लीजिएगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो इक्वेशन 3.3 आ गई थी हमारे पास, ये इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या थी जी, कि हमारे पास F किसके इक्वल है, एम ए के। तो देखें, द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी विल बी, कैसे कैलकुलेट करते थे हम फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू एम ए। तो अभी जो हमने एक्सेलरेशन का रिजल्ट बनाया ना, ये A इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसको इस फार्मूले में पुट करें, मैथ एज इट इज रहेगा, एक ही जगह आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। अब ये जो डेल्टा टी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस फोर्स से, तो ये डेल्टा टी इधर जाके F से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F क्रॉस डेल्टा टी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा M डेल्टा V, ठीक है। या इसे हम लिख सकते हैं M डेल्टा V को लिख सकते हैं VF माइनस VI। दोबारा देख लें कि F क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू M डेल्टा V या MVF माइनस MVI। ये जो क्वांटिटी है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, F क्रॉस डेल्टा टी, द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज फोर्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसे हम कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं, इम्पल्स, ठीक है। तो देखें, या इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन मोमेंटम, किसी खास इंस्टेंट में मोमेंटम में कितना चेंज आया वो क्या है, इम्पल्स। याद रखिएगा इम्पल्स और मोमेंटम के सेम यूनिट्स होते हैं। इक्वेशन 3.4 shows that the F and delta t कैन नॉट बी एग्जैक्टली नॉन। 3.4 हमें ये बता रही है कि हम F को या डेल्टा t को अलग अलग एग्जैक्टली कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, but their product which is equal to the change of momentum mvf minus mvi can be calculated। लेकिन f क्रॉस डेल्टा t का प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। फॉर सच केसेस द प्रोडक्ट f क्रॉस डेल्टा t इज कॉल्ड एज इम्पल्स ऑफ द फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स ऑफ द फोर्स। कैसे डिफाइन करेंगे, तो नीचे देखें डेफिनेशन मेंशन है, व्हेन अ लार्ज फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, मार्क कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में शॉर्ट आ सकती है। फिर स्टूडेंट्स अगेन देखें 3.4 को। 3.4 क्या है, F क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू M डेल्टा V। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगी ना दोबारा, F इज इक्वल टू M डेल्टा V ओवर डेल्टा टी, यानी कि ये जो डेल्टा टी है इसको डिवाइड कर दूं M डेल्टा V से, तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो देखें F इज इक्वल टू M डेल्टा V ओवर डेल्टा टी 3.5। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप देखें
कि ये जो क्वांटिटी एम डेल्टा वी, इसको हम लिख सकते हैं ना चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में, वेयर एम डेल्टा वी इज द चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम डेल्टा पी लिख सकते हैं। इक्वेशन 3.5 गिव्स द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इक्वेशन 3.5 क्या बता रही है, फोर्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये जो एम डेल्टा वी है, इसको हमने किससे रिप्लेस कर लिया, डेल्टा पी से। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। अब ये बता क्या रही है, डेल्टा पी है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा टी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अगर पेपर में शॉर्ट आ जाए कि एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक। इक्वेशन 3.6 सजेस्ट टू डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है जी, तो ये फार्मूला है जी न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज दैट ऑफ द फोर्स। ठीक है, जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। फिर स्टूडेंट्स कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई क्रिकेटर कैच करता है तो वो अपने हाथ फौरी से एकदम नीचे की तरफ लेके जाता है या बॉल पकड़ के अपने हाथ हिलाता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों करता है? एक्चुअली वो यहाँ पर जो काम करता है वो ये करता है कि वो इम्पैक्ट टाइम उसे वो क्या कर रहा होता है, इंक्रीज। ऊपर वाली जरा इक्वेशन देखें एक दफ़ा। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है चेंज इन मोमेंटम के साथ और फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है डेल्टा टी के साथ। अगर टाइम कम होगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ, बाइकर था, फौरी जाके किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगा, टाइम बहुत कम था, फोर्स बहुत ज़्यादा लगी। लेकिन वही बाइकर जो है उसने सेफ्टी के लिए सेफ्टी गार्ड्स अपनी बाइक पे इंस्टॉल किए हुए थे, हेलमेट पहना हुआ था। अब जब वो सेम सिनेरियो में जाकर टकराया किसी गाड़ी से तो इम्पैक्ट टाइम थोड़ा सा बढ़ा, रगड़ लगी। टाइम बढ़ने से फोर्स उस पर क्या लगी, कम लगी। सिमिलरली ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फील्डर है, बॉल आई, कैच की, कैच करने के बाद इसने अपने हाथ जो है वो नीचे की तरफ ले गया ताकि टाइम बढ़े। टाइम बढ़ने से जो इसके हाथों पर फोर्स है या इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन है वो कम से कम हो। तो देखें, क्रिकेटर ड्रास हिज हैंड बैक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल बाय इंक्रीजिंग द टाइम। टाइम इंक्रीज करने से इसने फोर्स का इफेक्ट क्या कर दिया, कम। इस इक्वेशन से देख लें कि टाइम कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि फोर्स और टाइम का इन्वर्स रिलेशन है। फिर द एरोस पेनिट्रेट्स इनटू द एप्पल एंड इन रिस्पॉन्स द मोमेंटम ऑफ द एप्पल चेंजेस। ठीक है जी, जब एरो एंटर हो रहा है इस एप्पल में तो क्या हो रहा है कि हमारे पास मोमेंटम चेंज हो रहा है एप्पल का। कन्वर्सली द एप्पल अप्लाइज एन अपोजिंग फोर्स टू द एरो। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एप्पल ने इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाई एंड इन रिस्पॉन्स द मोमेंटम ऑफ द एरो चेंज, और इसके इसमें कि एरो का जो मोमेंटम है वो चेंज हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। फिर है जी पैकिंग ऑफ फ्रेजिल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्लास वेयर है या प्लास्टिक की चीज़ें हैं जिनको हमने एहतियात से रखना होता है, ठीक है, वो हमारे फ्रेजिल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सच एज ग्लास वेयर में ब्रेक इजीली ड्यू टू जर्क्स। ठीक है, जो छोटे से ही जो है वो टकरे से टकराव से टूट सकते हैं और बाय द डायरेक्ट इम्पैक्ट विद हार्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी आपने किसी दूर दराज इलाके से कप्स मंगवाए हैं तो वो उसकी पैकिंग अच्छी करके भेजेंगे ताकि भाई अगर इन्हें लिफ्ट करें, ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, कोई इन्हें उतारे कोई चढ़ाए या सफ़र में रोड जो है वो ख़राब आ जाए तो ये टूटे ना। To protect them, soft packing materials are used for these objects. These materials reduce the effect of quick change in momentum. Consequently, the force acting on the fragile objects is greatly reduced. क्यों भाई? जब हम इन पे प्लास्टिक रैप्स वगैरह चढ़ाते हैं ना या हम इन्हें कवर करते हैं तो एक्चुअली इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज होता है। इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज होने से फोर्स रिड्यूस हो जाती है, तो इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। स्पेशल मटीरियल्स लाइक स्टायरोफॉर्म, corrugated cardboard sheets, bubble straps are used for the packing of such objects. ठीक है जी, तो उनसे हम जो है वो इनको सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है जी क्रम्पल जोन्स की। क्रम्पल जोन ऐसे जोन जो कि
श्रिंक हो सकते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और टाइम ऑफ कोलिजन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह के जोन्स को हम क्या कहते हैं? क्रम्पल जोन्स। तो देखिए, अ क्रम्पल जोन्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज अ स्ट्रक्चरल फीचर डिजाइनिंग टू कंप्रेस ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट टू एब्जॉर्ब डिफॉर्मेशन एनर्जी। सबसे पहले तो डेफिनेशन मार्क कर लें क्रम्पल जोन की, कि क्रम्पल जोन जो है वो किसी भी ऑटोमोबाइल के वो स्ट्रक्चर फीचर्स हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि जब एक्सीडेंट हो तो वो एक्सेसिव एनर्जी जो ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करे, उसकी शेप में, एरिया में, वॉल्यूम में चेंज लाए, उसको एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, आफ्टर द इम्पैक्ट। टिपिकली क्रम्पल जोन्स आर लोकेटेड इन फ्रंट एंड बिहाइंड। टिपिकली जो क्रम्पल जोन्स हैं या तो वो आपकी बाइक या कार के फ्रंट पे होते हैं या बैक पर होते हैं ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल। अब ये वर्क कैसे करते हैं? क्रम्पल जोन्स वर्क बाय managing crash energy absorbing within the outer parts of the vehicle rather than being directly transmitted to the occupants। ठीक है जी। जो क्रम्पल जोन्स हैं, जब अल्लाह ना करे गाड़ी किसी चीज़ को जाके हिट करती है, टकराती है, तो ये एक तो एक्सेसिव एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं आउटर पार्ट्स तक व्हीकल के, और ड्राइवर तक नहीं आने देते उसको, ठीक है। दिस इज़ अचीव्ड बाय कंट्रोलिंग व्हीकलिंग ऑफ आउटर पार्ट्स, प्लास्टिक बम्पर्स एटसेट्रा। प्लास्टिक बम्पर्स एटसेट्रा हम यूज़ करते हैं ऑफ द व्हीकल्स वाइल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पैसेंजर कैबिन, ठीक है, ताकि जो पैसेंजर का कैबिन है वो मजबूत रहे, डायरेक्टली उसको कोई चीज़ ना लगे। अब जैसे आप इसकी गाड़ी में देख रहे हैं, अल्लाह ना करे जी एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी जाकर किसी ट्रक से टकराई है, तो ये जो क्रम्पल जोन थे, फ्रंट पोर्शन इसका, ठीक है, तो ये जब टकराए तो इनमें आहिस्ता आहिस्ता बैंड आना शुरू हुए। लेकिन ये आप देख रहे हैं फ्रंट पे बैंड ज़्यादा है लेकिन इधर बैंड कम है। अगर ये बिल्कुल ही क्या होती, फ्लैट होती है एक तरह की, तो ये बैंड बहुत ज़्यादा आते और ये इस पर्सन तक के भी टकरा सकती थी। दूसरा, आपने देखा कि यहाँ पर एयर बैग्स होते हैं, तो ये पर्सन एयर बैग की वजह से भी इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन जो है वो क्या हुआ, टाइम एक्सीड हुआ और फोर्स कम लगी इस पर। इसी तरह ये जो पीछे पर्सन बैठा हुआ है, इसने भी सीट बेल्ट यूज़ की हुई है, तो सीट बेल्ट लगाने से जो इम्पैक्ट टाइम है वो बढ़ गया और जो फोर्स है वो रिड्यूस हो गई, तो ये सेफ्टी में रहे दोनों। अगर ये सीट बेल्ट ना होती और ये एयर बैग ना होता तो ये जाकर टकराते इनके भी कोई ना कोई चोट लगती, और अगर ये क्रम्पल जोन वीक होते तो हो सकता है ये फ्रंट वाला जो बंदा था इसकी डेथ हो जाती, ठीक। फिर है हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 3.3 मार्क कर लें, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी आ सकती है। अ बुलेट ऑफ मैस 15 ग्राम। एक बुलेट है जी जिसका मैस 15 ग्राम है, नोट कर लें मैस 15 ग्राम है। इज़ फायर्ड बाय अ गन, गन से फायर्ड की। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट है जी 150 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द मोमेंटम? सिंपली हमने मोमेंटम कैलकुलेट करना है, लेकिन एक पॉइंट, मैस ऑफ बुलेट ग्राम में गिवन है और हमें पता है कि मैस का ऐसा यूनिट केजी होता है, तो हम 15 को केजी मीन के किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसे 1000 से जो है स्टूडेंट्स वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.015 kg, ठीक है जी। हम 0.015 kg को यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमारे पास रिलेशन है मोमेंटम का, P इज इक्वल टू mv प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। वैल्यूज पुट कर दें, P इज इक्वल टू मैस की जगह आ जाएगा 0.015 kg मल्टीप्लाई पर वेलोसिटी की जगह आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा 2.25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल 3.4। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज हिट बाय अ बैट। स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है जी जिसका मैस है बॉल का वो है 160 ग्राम। अगर हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो मैस बन जाएगा 0.16 किलोग्राम, ठीक। द बॉल लीव्स द बैट विद वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड if the ball strikes with bat with a velocity of -28 मीटर पर सेकेंड opposite direction before hitting। अच्छा, बॉल बैट से स्ट्राइक कर रही है किस वेलोसिटी से? -28 से, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से, ठीक। और जब बैट्समैन स्ट्राइक लगा रहा है, शॉट लगा दी इसने, तो तब बॉल लीव कर रही है वेलोसिटी 52 मीटर पर सेकेंड से। तो बच्चों याद रखिएगा ये फाइनल वेलोसिटी है बॉल लीव्स जो कर रही है, और बॉल जब स्ट्राइक की है बैट से तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -28। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है -28 मीटर पर सेकेंड,
और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एवरेज फोर्स। एक तो एवरेज फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट, द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द बैट फॉर 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। ठीक है जी, तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। जस्ट फोर्स ही कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम जो है वो फोर्स का रिलेशन यूज़ करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, फोर्स जो है वो इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो अभी हम पढ़कर आए हैं F इज इक्वल टू m डेल्टा v ओवर t, या हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m vf माइनस vi ओवर t। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लाइन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। मैथ की जगह आ जाएगा 0.16 kg, vf हमारे पास था 52 मीटर पर सेकेंड, vi हमारे पास है -28 मीटर पर सेकेंड, और एक ये फार्मूले का माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हें ऐड करेंगे, फिर 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर का आंसर आएगा। नीचे टाइम था तो टाइम का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। आप इस सब को सॉल्व करेंगे तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 3200 न्यूटन। 3200 न्यूटन हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून जी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।